नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Su-57 की तरफ से है। कुछ दिन पहले रशिया की रोज़ोबोरोनो एक्सपोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अभी वो अपनी Su-57E को भारत को ऑफर कर सकते हैं और ख़ास करके दुबई एयर शो के बाद ये स्टेटमेंट दिया गया था। और अभी इसी बात को लेकर रशिया की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है, जिसमें रशिया की तरफ से अभी भारत और यूएई के साथ मिलकर Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया जा सकता है। रशिया के मुताबिक भारत के इंडिजिनस एमका प्रोजेक्ट को अभी प्रोडक्शन में एंटर होने में और पूरी तरीके से मैच्योर होने में लगभग 10 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन Su-57 अभी पहले से तैयार हो चुका है और तुरंत इसको बनाना शुरू किया जा सकता है। और साथ ही यूएई की तरफ से भी अभी F-35 प्रोग्राम से बाहर जाने के बाद वो भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें Su-57 उनके लिए एक बढ़िया चॉइस होने वाली है। तो अभी इसी वजह से रशिया की तरफ से यूएई और भारत के साथ अपनी Su-57E को जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अभी तक इस प्रपोजल को लेके यूएई और भारत दोनों ही तरफ से कोई भी स्टेटमेंट को इशू नहीं किया गया, लेकिन रशिया के मुताबिक F-35 प्रोग्राम के दौरान भारत की तरफ से रशिया को इन जेट्स में जो स्पेसिफिकेशन बताया गया था और यहाँ तक कि इसकी एक ट्विन सीटर वेरिएंट को बनाने के लिए भारत की तरफ से जो रिक्वेस्ट किया गया था, रशिया उसको भी कंसिडर कर सकता है। हालांकि ये उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि Su-57E में भी AI का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक वर्चुअल पायलट का काम करता है, जिस वजह से एक सेकंड पायलट को या को पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी भारत की रिक्वेस्ट को रशिया अपनी तरफ से कंसिडर करने का ऑप्शन भी दे रहा है और इसे भारत में भी बनाने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी अगर इसको खरीदने का प्लान किया जाता है और इस डील को आगे चल के फाइनल किया जाता है, तो आने वाले 3 सालों में इनकी प्रोडक्शन को भारत में स्टार्ट किया जा सकता है, जबकि एमका की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको मिनिमम 2030 तक वेट करना पड़ेगा। अगला अपडेट AI बेस्ड स्कोप या ऑप्टिक्स की तरफ से है, जिनको हम नॉर्मली स्मॉल आर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से एक इजरायली ओरिजिन स्मार्ट X4 सिस्टम को या फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है और दुश्मन के ऊपर अचूक निशाना लगाने में हमको मदद कर सकता है। और ये किस तरीके से काम करता है, इसका भी एक डेमो मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया था। अभी ठीक उसी तरीके की एक AI बेस्ड स्कोप को इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल निपुण सिरोही जी की तरफ से डेवलप किया गया। इस सिस्टम का नाम फिलहाल अस्ट्रे या AI बेस्ड टारगेट एक्विजिशन एंगेजमेंट सिस्टम रखा गया है। ये एक डे नाइट स्कोप है, जिसे हम लगभग 300 मीटर की दूरी से दुश्मन को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर एम कर सकते हैं, और एम करने में भी हमको काफ़ी हद तक मदद कर देता है, जिसे हम एम बोर्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दुश्मन को पॉइंट आउट कर देता है और हमें बस राइफल की स्कोप की सेंटर लाइन को उस पर अलाइन करके फायर करना होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल निपुण सिरोही के मुताबिक ये सिस्टम हमको 1 शॉट 1 किल कैपेबिलिटी भी देने वाली है, क्योंकि 300 मीटर की दूरी से चाहे हम किसी भी अच्छे ऑप्टिक्स की मदद से एम करें, फिर भी निशाना लगाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इस स्कोप में मौजूद डे नाइट कैमरा से लिए गए डाटा को इसमें मौजूद AI सिस्टम या AI सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से प्रोसेस करके हमको उस पर्टिकुलर लोकेशन पर फायर करने के लिए असिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, जिसमें हम एक ही गोली में एक दुश्मन को हिट कर सकते हैं। और एक तरीके से मैं इसको इजरायली सिस्टम का एक देसी अल्टरनेटिव कहूँगा, जिसे अभी लेफ्टिनेंट कर्नल निपुण सिरोही जी की तरफ से डेवलप किया गया। अब जैसे कि ये एक इंडिजिनस सिस्टम है, तो इसको मास प्रोड्यूस करने से हमें ये किसी भी इंपोर्टेड सिस्टम के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। और आमतौर पर जो राइफल्स के अटैचमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल राइफल के प्राइस से काफ़ी महंगे होते हैं, तो हम जितना इनको इंडिजिनस तरीके से बनाएंगे ये हमारे लिए उतने ही फायदेमंद होने वाले हैं। और जैसे कि एक नॉर्मल स्कोप है जिसको किसी भी तरह के असॉल्ट राइफल में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसे हमारे सोल्जर्स को एम करने में आगे चल के काफ़ी आसानी होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तरफ से है। अभी के लिए इंडियन आर्मी की जो मेन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है वो BMP-2 व्हीकल है, और जब तक हमारी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट में खरीदे गए नए मॉडर्न इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हमें डिलीवर नहीं होते हैं, तो तब तक BMP-2 ही हमारी मेन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल रहने वाले हैं। अब देखा जाए तो BMP-2 एक सोवियत ओरिजिन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है और यहाँ तक कि ये रात में भी ऑपरेट नहीं कर सकता था। लेकिन रिसेंटली भारत की तरफ से इसको काफ़ी हद तक हेवीली मॉडिफाई किया गया, जिस वजह से अब ये डे नाइट कंडीशन में
ऑपरेट कर सकता है और लगातार इनको भारत की तरफ से अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें अभी रिसेंटली इसमें सी थ्रू आर्मर जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जा रहा है, जो कि इन व्हीकल्स को पूरे 360 डिग्री की व्यू देने में मदद करने वाला है, जिससे होगा ये कि इसके जो क्रू मेंबर्स होंगे इनको बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिल पाएगा। इसके अलावा अभी इनकी फायर पावर को भी बेहतर करने के लिए इनमें अभी डुअल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर किया सकेगा। इससे पहले भी इसमें एक सिंगल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर मौजूद होता था, जो कि 2nd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर कर सकता था। इसके अलावा अभी इसमें फ्यूचरिस्टिक वेपन को भी इंटीग्रेट करने के लिए स्टडी किया जा रहा है और अभी BMP-2 व्हीकल में लॉटरिंग मुनिशन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें BMP-2 व्हीकल में अभी कैनिस्टर बेस्ड लॉटरिंग मुनिशन को इंटीग्रेट करने के लिए स्टडी किया जा रहा है। इन सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने के बाद BMP-2 व्हीकल लगभग मॉडर्न स्टैंडर्ड की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की फायर पावर को मैच कर पाएगा और उस लायक बन जाएगा। और जब तक हमारी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होता है, तब तक ये हमको एक डिसेंट फायर पावर को प्रोवाइड कर पाएगा। अगला अपडेट मिलिट्री ग्रेड्स की टायर्स को लेके है। अब जिस तरीके से हम नॉर्मल ज़िंदगी में अलग अलग तरह की गाड़ियों का व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी मिलिट्री में भी टायर्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे अभी स्पेशली हम लोग एविएशन टायर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टायर्स हमारे नॉर्मल गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले टायर्स के मुकाबले काफ़ी अलग और काफ़ी मजबूत होते हैं, क्योंकि जब इनको किसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है, खास करके फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है, तो आम जिंदगी में रोड्स पर चलने वाले कार और बाकी व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले टायर्स के मुकाबले काफ़ी तेज घूमना पड़ता है, जिस वजह से ये काफ़ी गर्म भी होते हैं। एक एवरेज स्पीड की बात करें तो एक फाइटर जेट 250 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में टेक ऑफ करता है, फिर लैंड करता है, और इनका एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी तेज होता है, जिससे काफ़ी हीट जनरेट होता है, जो कि नॉर्मल ग्रेड के टायर साथ झेल नहीं सकते और इसमें आग भी लग सकता है। अब इसी वजह से कुछ साल पहले तक हमारी सभी फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले टायर्स को इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन 2014 से हमारी जानी मानी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MRF की तरफ से एविएशन ग्रेड की टायर्स को बनाना शुरू किया गया। सबसे पहले MRF की तरफ से हमारी सुखोई और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए टायर को बनाना शुरू किया गया था, और उसके बाद तेजस के लिए भी MRF की तरफ से टायर को सप्लाई किया जाता है, और आगे चल के तेजस MK2, MK और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए भी MRF की तरफ से टायर को सप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा भी MRF की तरफ से हमारी P8I, IL-76 और 78 एयरक्राफ्ट और बाकी हेलीकॉप्टर्स के लिए भी टायर्स को बनाया जा रहा है। लेकिन अभी MRF की तरफ से एक स्टेप आगे जाकर रिसेंटली खरीदे गए रफाल जेट्स के लिए भी टायर्स को बनाने का फैसला किया जा रहा है, जिसके लिए अभी हमको टायर्स को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आगे चल के MRF की तरफ जब इसके लिए टायर्स को बनाया जाएगा तो हमें इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और MRF के जो टायर होने वाले ये सेम क्लास की किसी भी इंपोर्टेड टायर्स के मुकाबले हमको लगभग 30 से 40% के आसपास सस्ते भी पड़ने वाले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।